Let's continue the discussion. QQuad, क्विक डिस्कशन ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर. हम डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर पेपर 1 IAS एग्ज़ाम 2022 को. तो ये है कंटिन्यूशन. पहले 1 से 4 तक किए थे क्वेश्चन को डिस्कशन और उनके आंसर को. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक. ठीक है, जिसपे क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी जोन में आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. सेक्शन बी, इस सेक्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. हमने ये डिस्कस किया हुआ था, अभी कहाँ तक पहुँचे थे वो देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. तो आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन होता है और इसे कंपलसरी कहते हैं. यहाँ पे 150 वर्ड्स है, बिल्कुल 10 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए और टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो 50 मार्क्स. पहला क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10 नंबर के लिए. तो दोनों पे कितना कितना नंबर 5 स्टैंडर्ड. कितना लाइन, तो आप एक में 5 में 15 कर दीजिए, आपको समझ में आ जाए कितना वर्ड. कितना हो गया 75. 150 का आधा भी करते तो भी समझ में आ जाता. ठीक है कि 10 के लिए 150 है, तो फिर 5 के लिए 75. पहला आप जानिए सेल्फ हेल्प ग्रुप. भारत में एक्चुअल में महिलाओं का SHG है, सबसे ज़्यादा चलन में है, तो इसीलिए SHG को ही बात करते हैं, वुमेन SHG को. सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसी संस्था है जो कि आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए बना है. और सेल्फ हेल्प ग्रुप आप 4 महिलाएं मिल गए तो नहीं हुआ, तो गप मारने के लिए भी बैठेंगे. मेन है रजिस्ट्रेशन से मान्यता मिलती है. और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, उसी का ही फॉर्म भर के, जिससे ICR भी स्थापित हुआ है उसी एक्ट के तहत में, उसी से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनता है. तो ये सरकारी मान्य होते हैं. और फिर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे बड़ा रोल ही सीधा बताता हूँ कि क्या है. आज के समय में जब किसी भी कंपनी को या सरकारी स्कीम को गांव के लोगों के उद्धार के लिए कोई एग्रीकल्चर लोन या रूरल डेवलपमेंट लोन या क्रेडिट देना होता है ना, माइक्रो फाइनेंस कहते हैं जिसे, तो दिस इज़ द बेस्ट वे. पहले क्या होता था, इंडिविजुअल लोगों को देते थे, वो खा के डकार जाते थे, देते नहीं थे, और फिर वो पैसा डूब जाता था, जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं. जब से सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, तो महिलाओं का ऐसा ग्रुप बना दिया जाता है. अब जो भी है पैसा इनको पहले आता है और फिर इनके सामने में ना जिसको मिलता है ना उसको दिया जाता है. रिस्पॉन्सिबल और गवाही सारी महिलाएं होती हैं. उसके घाटे फायदे क्या हैं. अब मान के चलो महिला ने नटा नहीं देना है, तो क्योंकि बाकी के ऊपर प्रेशर बनाएगा वो संस्था, और बाकी सोशल बाइकॉट या बहुत तरह की बातें होती है, तो एक प्रेशर सा होता है और सामाजिक अपनों से प्रेशर होता है, तो पैसा रिकवर भी बेटर होता है और संस्था या जो सिलसिला है वो बढ़िया चलता है, वो प्रोग्राम भी कंटिन्यू बना रहता है. दूसरी बात यह है, इनका सबसे बड़ा रोल देखा गया है SHG का, कि जो भी स्कीम आता है ना उसको वे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. ये भी बड़ा है. जब भी कोई एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट के एक्सटेंशन ऑफिसर है, उसको कोई नॉलेज इनको बताना है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी बताना है, तो वो SHG को ही पकड़ते हैं. आसान हो जाता है अचार बनाना के जो कॉन्सेप्ट के बता रहे हैं, तो इनको पकड़ेंगे, आसानी से ट्रेनिंग करेंगे. तो SHG का बड़ा रोल है आज के टाइम पे रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में. अगला है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के टाइम में स्पेसिफिक स्कीम भी चला रहा है. 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए, ये इनिशियल उसका उद्देश्य रहा. 1-2 साल हो गया इस स्कीम को, अब ये ना चलते आ रहा है. और आप जानते हैं कि ये जो ग्रुप है
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी फार्मर का ग्रुप, किसानों का समूह जो प्रोड्यूसर के दायरे में आते हैं। तो इसको एफपीओ को सरकार क्यों प्रमोट कर रही है? आज चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग है, या बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, ये ना क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। मतलब एक किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकती ऑर्गेनिक फार्मिंग पे गवर्नमेंट, वो एक पूरा एरिया के लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएंगे क्लस्टर में, और जब वो आपस में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के वो सब के सब आपस में बोलेंगे कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तब सभी किसान को सब्सिडी मिलेगा। क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि पूरे एरिया में लोग फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और एक किसान कह रहा है कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, तो कहाँ से संभव होगा? कहीं ना कहीं दूसरे के खेत का केमिकल आ जाएगा और उसके भी खेत को पॉल्यूट कर देगा। सर्टिफिकेशन का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, वो अपने से ऑर्गेनिक फार्मिंग का लेवल चिपका के बेचेगा, जो कानूनी अपराध है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का क्लस्टर बेस्ड स्कीम को इफेक्टिव बनाने के लिए मेन चला, लेकिन यकीन मानिए कि अब ये बहुत सारे जगहों में काम आ रहे हैं। बहुत खास करके बड़े स्केल में कि जब कोई टेक्नोलॉजी को मूवमेंट कराना है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मेन हथियार बना रहा है। उनको ट्रेनिंग देना, उनको कन्विंस करना, ताकि नया टेक है ना उसको उनको समझाया जा सके। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड एंड सोइल हेल्थ कार्ड। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड हम जैसे रखते हैं नेचुरल क्रेडिट कार्ड की तरह, जैसे आपके पास में एटीएम है डेबिट कार्ड, ऐसा ही क्रेडिट कार्ड भी आता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? डेबिट कार्ड में अपना पैसा निकाले, क्रेडिट कार्ड में आप जो नहीं भी रखे हैं उससे भी उधार निकाल सकते हैं, एक लिमिट तक लिमिटेशन सेट रहता है। ऐसा ही किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया बैंकों के द्वारा, ताकि किसान जो अपनी इमरजेंसी नीड है एग्रीकल्चरल लोन के, जैसे 60 टर्म लोन 1 साल के लिए लोन है, बीज के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, तो इसके लिए जो लोन होता है उसे पूरा पहले फॉर्म भर के पूरा अप्लाई करता था। 5,000 के लिए वो 10 दिन का चक्कर काटता था, तब तक फिजन निकल जाता था। ऐसे में एक बार सारा डिटेल ले लेता है बैंक और फिर कार्ड देके रख देता है कि चलो इतना रुपया आप निकाल ही सकते हो। और फिर 1998 के आसपास से किसान क्रेडिट कार्ड है वो चालू हुआ, और तब से काफ़ी इफेक्टिव ये काम कर रहा है। अब कई इसके अपग्रेडेशन आ गए हैं। ठीक है, 5 साल के अंदर में रिन्यूअल करना होता है। अब इसके बड़े बेनिफिट होने लग गए हैं, क्योंकि इससे न केवल एग्रीकल्चर बल्कि जो एलाइड सेक्टर के फार्मर है, डेयरी और फिशरी फार्मर, उनको भी केसीसी मिलने लग गया, वो भी इमरजेंसी केस पे पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक कार्ड का और स्कीम चला, सोइल हेल्थ कार्ड। जो सोइल हेल्थ कार्ड है ये इस तरह का एक कार्ड है, जैसे डॉक्टर की पर्ची होती है ना, उसके जैसे। डॉक्टर की पर्ची में क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका टेम्परेचर, आपके बॉडी के जो पैरामीटर को चेक करता है और आपको बताता है कि आपकी कौन सी बीमारी हुई और आपको क्या दवाई खाना चाहिए। वो दवाई भी लिख के देता है, सुबह शाम कितना खाना चाहिए। ऐसा ही सोइल हेल्थ कार्ड जारी करता है स्टेट डिपार्टमेंट या लैब वाले, जहां पे वो किसान द्वारा दिए गए सोइल सैंपल को टेस्ट करके उनमें लगभग 12 पैरामीटर को चेक करता है। स्टैंडर्ड है 12 पैरामीटर, लेकिन कम पैरामीटर भी चेक किया जा सकता है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन, जिंक जैसे के अतिरिक्त पीएच और इसी को भी चेक किया जाता है। और फिर ये बताया जाता है, सजेशन भी होता है कि किसान को यूरिया कितना देना चाहिए, डीएपी कितना देना चाहिए, एसएसपी कितना देना चाहिए। अपने उस क्रॉप में ये भी उसको सुझाव भी दिया जाता है, सोइल हेल्थ कार्ड। उसके बाद है कंटूर बंडिंग एंड ग्रेडेड बंडिंग। बंडिंग होते क्या हैं, बंड क्या होते हैं? बंडिंग का मतलब होता है बंड मेकिंग।
और बन क्या होते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे मेड़। जैसे आप खेत जाते हैं तो खेत के चारों तरफ में ऐसा उसका बाउंड्री लाइन होता है, इसी बाउंड्री लाइन में जिसके ऊपर में आप चलते हैं, यदि राइस का खेत है तो, जहाँ पानी या कीचड़ है तो इसी एरिया को बंड कहते हैं, मेड़ कहते हैं। ऐसा ही जो कंटूर में बंड, अब कंटूर क्या होता है, जो स्लोपी एरिया होते हैं, स्लोप एरिया, उसके ऐसा इक्वल एरिया को कंटूर लाइन कहते हैं। ये एक कंटूर लाइन है जो लगभग एक ही हाइट पे होते हैं। इस कंटूर हाइट में यदि आप नाली बनाते हैं तो ये कंटूर ट्रेंच, और इस पे यदि मेड़ बनाते हैं तो ये कंटूर बंड। ये जो यहाँ पे ऐसा कंटूर बंड बना है तो ये कंटूर बंड है। कंटूर बंड में ही आप जगह जगह में एक ग्रेड मेंटेन करते हैं और स्टेगर्ड मेंटेन करते हैं, तो वो ग्रेडेड बंडिंग है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन दोनों ही जो स्लोप है हिल एरिया में उसके अगेंस्ट तैयार किए जाते हैं। और क्यों तैयार किए जाते हैं, ताकि स्लोप से बह रहा जो रन अप वाटर है वो इस बंड में रिटेन हो सके, वो और ना बहे और वो इरोड ना करे मिट्टी को। इसलिए कंटूर बंड और ग्रेडेड बंडिंग करते हैं। ये मैकेनिकल मेजर्स हैं इरोजन को कंट्रोल करने का। मैकेनिकल मेथड है जिसमें ऐसा मिट्टी को डाल के ना पूरा बंड तैयार किया जाता है स्लोप के विरुद्ध, अगेंस्ट द स्लोप। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं। फिर आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो क्या है, जब भी डायरेक्ट रेनफॉल होता है, घर में होता है तो घर के छत में जो पानी होता है ना उसे ऐसा इकट्ठा कर लेना, या फिर ऐसा इकट्ठा कर लेना और बाद में इस कलेक्टेड वाटर को घर में, चाहे घर के पीछे तरफ में बाड़ी लगाए हैं, वेजिटेबल गार्डन, किचन गार्डन, वहाँ उपयोग करना, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कलेक्टिंग द वाटर। और रेन वाटर क्या है, तो मुख्य तौर पे सीधा जो पानी गिरता है उसको, और घर में ही जो पानी गिरता है उसको नहीं। जैसे मैं त्रिपुरा और मेघालय में था तो वहाँ का ज़मीन ना ऐसा स्लोपी एरिया था, ऊपर के एरिया में ना बिल्कुल पानी गिरने के बाद ठहरता नहीं था, और ज़मीन भी ऐसा कि आप तालाब भी इधर नहीं खोद सकते थे क्योंकि पानी सीपेज कर जाता था। तो हमने क्या किया, 4 बाई 4 का गड्ढा खोद देते थे, 4 मीटर इंटू 4 मीटर का, और उसको कहते थे जल कुंड। हवन करेंगे हवन करेंगे नहीं, पानी भरेंगे पानी भरेंगे। वहाँ नीचे में हम पन्नी बिछा देते थे, उससे कहते थे माइक्रो कैचमेंट या जल कुंड। और वो बढ़िया तरीका था थोड़े बहुत एरिया में सब्जी लगाने के लिए, वो भी डायरेक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल है। तो वैसे ही चाहे आप इस तरह का उपाय करके या और भी कई तरह के मेथड है, जैसे पहले जो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जो राजस्थान में पीने के पानी के लिए इकट्ठा करने के लिए करते थे, उनमें टंका, खादीन और भी कई कई नाम से ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हैं। अब तो जलकुंड या माइक्रो कैचमेंट जैसे मॉडर्न तरीके हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, कई लोग छोटे छोटे चेक डैम बना दे रहे हैं। ऐसा ही दूसरा कॉन्सेप्ट है 5 नंबर का, वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड क्या है, तो वाटर शेड एक एरिया है, यदि उस एरिया का पानी, जैसे ये एक एरिया है, यदि उस एरिया का पानी बह बह करके एक ही पॉइंट पे आता है तो इस पूरे एरिया को एक वाटर शेड कहेंगे। ऐसा ही हमारा पूरा जो ग्लोब है, पूरा इंडिया है, और इंडिया के अंदर में जितने स्टेट हैं वो अलग अलग वाटर शेड में बटे हैं। वाटर शेड जैसे गंगा नदी है वो खुद में एक बड़ा वाटर शेड है, और जो उसके ट्रिब्यूटरीज होते हैं वो खुद छोटे छोटे वाटर शेड हैं।
वाटर शेड ना, एक बड़ा वाटर शेड दो राज्यों से गुजर सकते, जैसे एक नदी है गंगा नदी, कई राज्यों से गुजरती है ना, वैसा। तो वाटर शेड को मैनेज करना यानी पानी को और मिट्टी को बचाना। और ये ना जो पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन है छत्तीसगढ़ या बिहार, ऐसा डिवीजन करके नहीं कर सकते। वाटर शेड मैनेजमेंट को स्पेशल गांव को और जंगलों के डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स या कभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे स्कीम चला करके वो करते हैं डेवलप। और ये बढ़िया तरीका है। आप यदि उसका आमिर खान का सत्यमेव जयते का भी एक सीरीज़ देखे होंगे, उनमें भी उन्होंने, क्योंकि वो प्रोजेक्ट चलाते हैं वाटर या ऐसा कुछ नाम है, पानी या ऐसे कुछ नाम है, और वो वाटर शेड मैनेजमेंट को काफ़ी प्रमोट करते हैं। ऐसा ही कई सारे वाटर शेड मैनेजमेंट के मॉडल चले हैं। भरत निर्माण राजस्थान में वो भी चला है, पॉपुलर है। अगला पॉइंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 5 नंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये एक रजिस्टर्ड बॉडी है। आप जानते हैं भारत में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहाँ पे लोग एक ग्रुप बनाते हैं और फिर वहाँ का कोई ग्रुप सोसाइटी का एक चेयरमैन होता है और बाकी उसके मेंबर होते हैं। सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी पॉपुलर हुआ और सक्सेसफुल हुआ वो कौन सा है? अमूल दूध वाला, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसा ही फर्टिलाइज़र का इफको जो फर्टिलाइज़र की कंपनी है, और भी कई सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी, मछली में, एग्रीकल्चर में, शुगर केन कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तर प्रदेश पे काफ़ी सफल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपस में कई मुद्दों के लिए आपस में जुड़ते हैं। क्या होता है, गन्ना किसान और मिल्क वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करते हैं, वो अपना अपना ज़मीन अपने खुद के पास रखते हैं। वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है जिससे उनको बेनिफिट मिले, तो वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उनका टीम मेंबर सबको बता देता है, हम चलो सब लोग गन्ना लगाते हैं, और वो फिर गन्ना लगाते हैं, ये वाला वैरायटी लगाते हैं। फिर जब हो जाता है तो वो बेचते नहीं जाते हैं, तो वो चूँकि ग्रुप में जाते हैं और बल्क में बेचते हैं, तो वो बड़ा मार्जिन से बेच पाते हैं, अच्छे भाव से बेच पाते हैं। सब अपना अपना बेचने जाते ना, तो उनको मार्केट प्राइस सही नहीं मिलता। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनाते हैं ताकि बेटर उनको मुनाफा हो सके मेंबर्स को, और वो ना बेटर बार्गेन कर सकें। सरकार ज़्यादा प्राइस नहीं दे रही है तो उसको ना थोड़ी सी दबाव दे सकें कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ एनीथिंग। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, लोन आसानी से मिलते हैं। यदि मेंबर हैं तो लोन, जैसे एफएचजी को था ना, बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़ने का भी बेनिफिट है। और जो सर्टिफाइड सीड हैं, प्रमाणित बीज, वो भी जब गेहूं का या फिर गन्ने का आता है ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू बीज और फर्टिलाइज़र दोनों भी आसानी से मिल जाता है। क्योंकि जो क्रिप्को है वो फर्टिलाइज़र भी कम दाम पे देना होता है ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही प्रीफर करते हैं। अब आप जानते हैं कोऑपरेटिव बैंक भी काफ़ी सफल है, वो इसी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ऐसा ही नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नहीं कई सारे जो एनजीओस हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो गांव के रूरल डेवलपमेंट में, जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या कहाँ पे, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में ट्रेनिंग कर रहा है, नेचुरल फार्मिंग में ट्रेनिंग कराना, गवर्नमेंट श्री मेथड में ट्रेनिंग कराना, किसानों को ना साइंटिफिक टेक है उसके बारे में अवेयर करना, डिमॉन्स्ट्रेशन करना, खुद ही कुछ एरिया पे वो करना। नया टेक्निक आ रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी उनको इंसेक्टिसाइड बेचने आ रहा है ना, उसको पहले इनको जानकारी दिलाना। रॉन्ग राइट की पेस्टिसाइड डालने से और मास्क ना पहनने से आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, ये सब चीज़ें बताना। गवर्नमेंट सही प्राइस नहीं दे रहा है ना, तो वो गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करते हैं। ये गवर्नमेंट यदि इनको सही स्कीम नहीं लॉन्च कर रहा है तो उसके लिए भी प्रेशराइज करते हैं। एनजीओस एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप
आ गया बात समझ में। फिर आपको बताना चाहूंगा व्हाट आर द टारगेट ग्रुप इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ये है 20 नंबर का। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में टारगेट ग्रुप क्या होते हैं? तो जनरली टारगेट ग्रुप का मतलब है ऐसे लोगों का समूह है जिनके लिए हम यदि कोई एक्सटेंशन करें, एग्रीकल्चर नॉलेज फैलाएं, तो वो उनको सही से लगे। क्योंकि हम टारगेट ग्रुप को समझेंगे और हम एक्सटेंशन के तरीका अपनाएंगे ना, तो वो सही से उनको समझ भी आएगा और वो सही से वो अडाप्ट भी कर पाएंगे, इफेक्टिव बनेगा हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम। भारत में ज़्यादातर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, वही हमारे टारगेट ग्रुप हैं। कभी कभी वुमेन टारगेट ग्रुप होते हैं, कभी कभी SC ST, कभी कभी नॉर्थ ईस्ट के किसान हैं वो टारगेट ग्रुप होते हैं। तो कभी कभी जो यूथ होते हैं वो, कई सारे में तो यूथ टारगेट ग्रुप होते हैं जब ट्रेनिंग देना होता है, एग्री बिजनेस करवाना होता है। तो अब बूढ़े को थोड़ी बुलाओगे, छांट के 19 से 34 एज के जो युवा हैं उनको एग्री बिजनेस के लिए प्रमोट किया जाता है, वही कर पाएंगे ना। 60 साल के किसान को आप बुलाओगे तो वो थोड़ी एग्री बिजनेस करेगा मर्ती में। तो टारगेट ग्रुप होते हैं ना, उनको यदि सही से चूज कर रहे हो ना, तो आपको बेनिफिट क्या होता है आप बता पाते हो कि सही टेक्निक क्या है जिसके लिए एक्सटेंशन अपनाएं। रोल ऑफ KVK कैन प्ले टू रीच द टारगेट ग्रुप। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, ये आपको पता है 1974 में पहला स्टार्ट हुआ कृषि विज्ञान केंद्र। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ICR का एक साइंटिफिक अप्रोच है कि इस तरह का जगह खोल दिया जाए जिले स्तर में। आज लगभग 732 KVK देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम कर रहे हैं। ICR फंडिंग करता है, लेकिन रन करने का अधिकार किसको दे रखा है? स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल को, आधे ICR के संस्थानों को, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और कई सारे NGO को भी। क्या होता है यहाँ पे, इसका मैंडेट क्या है? तो KVK को मेन जिम्मेदारी मिला है वोकेशनल ट्रेनिंग का, VT। मतलब भैया तुम जो है ना किसानों को ट्रेनिंग दो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें, अचार कैसे बनाएं, मछली पालन कैसे करें, इन सब पहलुओं पे ये लीफ फोल्डर, पम्पलेट, पोस्टर बनाते हैं ताकि किसानों को न्यू टेक्नोलॉजी का बता सकें। ये खेत में क्रॉप लगाते हैं और डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं, कई बार रिसर्च भी करते हैं, खेत लेवल का रिसर्च भी करते हैं जिसको फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, वो ज्ञान देते हैं, बताते हैं। टारगेट ग्रुप को ये ज़्यादा बेटर हेल्प कर पाते हैं क्योंकि वो निजी आसपास के होते हैं, उनको समझना आसान होता है इनके लिए। उनके ज़रूरत के आधार पे उनको ना ये ट्रेनिंग आसानी से दे पाते हैं। ऐसा ही है नरेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जो कि कम पानी वाले एरिया में किया जाता है, और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करना जहाँ पे लेस दैन 750 mm से लेस का रेनफॉल होता है, यानी एरिड रीजन में। और आप जानते हैं भारत का एक बड़ा एरिया एरिड रीजन है, ये जो हैदराबाद रीजन है, ये जो राजस्थान है, ये गुजरात है, ये कर्नाटका है, ये छत्तीसगढ़ MP है, ये सारे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के दायरे में आता है। लगभग 75% एरिया है वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ही कंसिडर क्लियरली होता है। इतनी बड़ा एरिया भारत का ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है और यहाँ पे कई तरह के प्रॉब्लम कॉमन है। अचानक से रेन बरसात होना बंद हो जाना, मतलब कई बार तो ऐसा है, देखिए प्रॉब्लम में गिनाता हूँ। रेनफॉल का आनसेट है वो या तो आनसेट डेट से पहले हो जाएगा, बरसात जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे पहला चालू हो जाएगा, या उसमें डिले हो जाएगा। जो विड्रॉल है मतलब ख़त्म होती है बरसात, वो या तो पहले ही ख़त्म हो जाती है या फिर बहुत बाद में होती है।
डिले खिसक गया, कई मतलब पूरा चेंज हो जाता है। और कई बार लॉन्ग स्पेल पर, आज बरसात हुआ 1.5 महीने तक बरसात ही नहीं हुई, लॉन्ग स्पेल। तो इस तरह से, और कभी हो गई तो 10 दिन से लगातार बरसात ही हो रही है, वाटर लॉगिंग, एक्सेस फ्लड हो गया। तो ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं ना, जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में एबरेंट वेदर कंडीशन रहता है, कभी लेट ऑनसेट तो कभी अर्ली ऑनसेट, कभी लॉन्ग ड्राई स्पेल, ये कॉमन प्रॉब्लम होता है, वेदर एबरेंट होते हैं, मॉइस्चर की शॉर्टेज एग्रीकल्चर के लिए। ऐसे में आप कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग अपनाते हैं, जिसे सीसीपी कहते हैं। और ये सीसीपी पूरे देश भर के लिए एक नहीं हो सकता, हर राज्य के लिए, हर जिला के लिए अलग अलग कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग करते हैं। और गवर्नमेंट ने खास जोर दे रखा है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से जो एग्रोमेट्रोलॉजी का डाटा लीजिए और कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग करिए, ऐसा स्टेट डिपार्टमेंट को बोल रखा है और किसानों को बताइए। एग्रोमेट्रोलॉजिकल जो ये है वो एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विस जारी करते हैं, वो सीसीपी जारी करते रहते हैं कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग। इस सीजन में आप ऐसा करिए, आप राइस न लगाइए, मेज लगा लीजिए, क्योंकि बरसात नहीं होने वाला। आप 60 ड्यूरेशन क्रॉप लगा लीजिए, 15 दिन तक पानी गिरा नहीं है, आपकी फसल यदि राइस बर्बाद हो गई होगी तो ऐसा करिए कि ये फलाना 60 ड्यूरेशन वैरायटी है, ये लगा लीजिए। अरे ये फसल ही नहीं लगा पा रहे हैं, शुरू से ही बरसात नहीं हुआ है, तो ये 60 ड्यूरेशन वाला कोई क्रॉप ही लगा लीजिए, चना जैसे। अरहर, ये कोई खरीफ सीजन का है तो अरहर का या इस तरह का मूंग बिन ले लीजिए, उड़द ले लीजिए, उसको कल्टीवेट करिए। ये ना मॉइस्चर मल्चिंग कर लीजिए। ये सारे जो कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग है ना, उसको बताया जाता है, ठीक है। उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर है इनलिफ्ट द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। भारत में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो काफ़ी पहले से चल रहा है। ग्रेन को सेल किया जाता है यहाँ पे, मंडी जिसे कहते हैं, और यही मेन मार्केट है। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, मंडी, वो मेन ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग को टेक केयर करते हैं। प्रॉब्लम आपको पता ही होगा वहाँ पे। अब तो वो प्रॉब्लम, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। जैसे पहले क्या क्या प्रॉब्लम था, कई तरह के फीस लगते थे किसान को, वो उसी मार्केट में बेच सकता था जहाँ उसका लगा हुआ था, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज की प्रॉब्लम, आधे को चूहे खा रहे हैं, टाइम पे पैसा नहीं मिलना, ये सब भारी प्रॉब्लम थी। 2017 से ही कई सारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म हुए। एपीएमसी प्रोड्यूस जो है उसमें सुधार होके मॉडल एपीएमसी एक्ट 2017 बना। फिर किसान के फार्म लाए 3, भले वो रिपेल हो गए, ठीक है, वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ना कई तरह के प्रॉब्लम, जैसे आज के समय में क्या है, स्टोरेज की प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, वहाँ चूहे खा रहे हैं तो चूहे ही खा रहे हैं, जो प्रॉपर जो स्टोरेज गोडाउन है ना उसका प्रॉब्लम है, सही प्राइस नहीं मिल पाना किसानों को एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जस्ट सपोर्ट प्राइस है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। और आप 4-6 प्रॉब्लम गिना सकते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं, जो गवर्नमेंट ने रिव्यू करके पाए हैं वो। एग्रीकल्चर में मार्केट इंटेलिजेंस क्या है और वो कैसे उन समस्याओं को दूर करते हैं। प्राइस में फ्लक्चुएट होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मार्केट इंटेलिजेंस क्या होते हैं, तो मार्केट इंटेलिजेंस ये ना केवल एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बल्कि किसी भी मार्केटिंग में ना दिमाग लगा करके एनालिसिस करके कोई चीज़ें करना। कंप्यूटर जैसे जो शेयर मार्केट है वहाँ पे पूरा प्राइस अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसका डाटा रहता है, उसके आधार पे ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ऐसा ही आप काफ़ी लंबे समय का डाटा आपके पास है और उस डाटा का एनालिसिस करके आप कुछ प्रोबेबल करते हैं कि हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग में
क्या स्टेटस रहेगा राइस का, प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, या पल्सेस का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, शुगर केन का रेट बढ़ेगा या घटेगा, ये सब चीज़ें तय करना मार्केट इंटेलिजेंस कहलाता है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में मार्केट इंटेलिजेंस भी प्रॉपर डेवलप नहीं है, लेकिन यदि ये डेवलप होता है तो प्राइस में फ्लक्चुएट होने की समस्या है वो खत्म हो जाएगा, किसानों को सही प्राइस मिलेगा, किसानों को सही जानकारी मिलेगा कि कहाँ बेचेगा तो प्रोड्यूस मिलेगा। वो तो अच्छा हुआ कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इस दिशा में एक बड़ा प्रयास है, जिसके थ्रू कई सारे प्रॉब्लम हैं वो दूर किए गए हैं। जैसे अलग अलग टाइप के प्राइस लेना वो भी नहीं रहा, कम हो गया। डिस्कस माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम और उसके एडवांटेजेस। तो माइक्रो इरिगेशन क्या है? जिस भी इरिगेशन सिस्टम में हम पानी कम से कम देते हैं और छोटे छोटे फार्म में लेस अमाउंट में देते हैं ताकि पानी की खपत कम हो, माइक्रो इरिगेशन है। स्प्रिंकलर इरिगेशन ये जहाँ पे जिसको फुहारा कहते हैं, और ड्रिप इरिगेशन जहाँ जिसे टपकन कहते हैं, जहाँ ऐसी जगहों पे गिरते हैं, इसे कहते हैं क्या? ड्रिप और स्प्रिंकलर, ये दोनों माइक्रो इरिगेशन है। दोनों ही कंडीशन में पानी को प्रेशर के थ्रू भेजा जाता है और पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐसा इन जगहों में गिरता है। तो ये क्या हुआ? माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। दोनों के अपने घाटे फायदे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेजेस है दोनों में, वो क्या है कि दोनों से, जैसे ड्रिप से पानी की बचत हो जाती है बड़े पैमाने में 70% तक। ड्रिप का वाटर यूज इफिशिएंसी हाईएस्ट 95% तक भी कई क्रॉप में देखा गया है। बाकी आप 70 से 80% तक पानी बचत हो जाता है। स्प्रिंकलर में कम से कम 60% पानी की बचत हो जाती है। यदि आप यील्ड की बात करें तो दोनों में ही इसमें लगभग 30 से 40% यील्ड बढ़ोतरी होती है, और इसमें सीधे सीधे 60 से 70% यील्ड में बढ़ोतरी होती है यदि आप ड्रिप अपनाते हो तो, दूसरे फ्लड इरिगेशन की तुलना में, सरफेस इरिगेशन की तुलना में। इन दोनों ही तरीका से जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, वो खास करके इस वाले, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी तो पड़ता ही नहीं है। यहाँ पे ये जो खाली जगह है ना, इनमें वीड ग्रो नहीं होते, तो वीड ही ग्रोथ नहीं होगा तो कंपटीशन कहाँ होगा? केवल यहीं पे क्रॉप लगते हैं। इसमें तो ये जगह जगह में वीड आ जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कंपैरेटिवली इसकी तुलना में। इसमें ना वीड भी नहीं होते, तो न्यूट्रिस जो फल फूल होते हैं वो भी ज़्यादा ईल्ड आते हैं और क्वालिटी वाले फल भी आते हैं, कोई नुकसान ही नहीं होता। इन दोनों में ही पानी को प्रेशर से भेजा जाता है तो दूर तक भी भेजा जा सकता है, और हिल एरिया है, स्लोप एरिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनको दोनों से इरिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि पानी तो प्रेशर से जाएगा, पाइप से जाएगा। फिर आता है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ए सक्सेसफुल फार्म प्लान। व्हाट आर द राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फार्म प्लान। अब सक्सेसफुल फार्म प्लान क्या है? सक्सेसफुल फार्म प्लान का मतलब यह है कि जब आप एक कोई एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज चालू करना चाहते हैं और उस एग्रीकल्चर धंधे में, जैसे आप मुर्गी पालन करते हैं या राइस लगाना चाहते हैं, तो आप पहले प्लान बनाएंगे। उस प्लान की अपनी क्राइटेरिया हो। क्राइटेरिया कैसे होनी चाहिए? स्टैंडर्ड, कि वो थोड़ी फ्लेक्सिबल हो, यदि कोई गड़बड़ी हो जाए तो कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस किया जा सके, कुछ चीज़ों को रिमूव करते जा सके। लेकिन बात है प्रोसीजर का, क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए? तो पहला आपको बता दूं, फार्म प्लानिंग का जो करेक्टर है उनमें ये होना चाहिए करेक्टर में कि ये जो प्लानिंग आपने बनाया है ना, उनमें कोई चीज़ गड़बड़ी हो गई, एक 10 काऊ गिने हैं, 10 काऊ रखना है, तो आप 2 काऊ को निकालते बने, बाकी चीज़ में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ और काऊ रखने की बात आती है तो थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए आपकी प्लानिंग। दूसरी बात, मतलब रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आप इस पे ना बजट करके ही बनाएं, और फार्म बजटिंग है वो मेन टूल है,
क्योंकि फार्म बजट बनाएंगे ही नहीं तो आप जो प्लान किए हो वो अच्छा रहेगा नहीं। तो प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर में ना पहले कौन कौन से कंपोनेंट आप रखना चाहते हो ना उसको डिसाइड करते हो, फिर आप बजट तैयार करते हो और बजट बनाने के सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हो। आप ऑब्जेक्टिव तैयार डिसाइड करते हो कि मेरा फार्म प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि क्लियर कट होता है, क्या बिजनेस में फायदा यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि जब आप प्रोसीजर सारे स्टेप फॉलो कर लेते हैं, 7 से 8 स्टेप होते हैं, तो आप इसको अडॉप्ट करते हैं। इसके मेन कैरेक्टर यही होते हैं कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक्सप्लेन अबाउट पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, इसे ब्रीफ में पीआरए कहते हैं। ये किसानों से मिलके उनके प्रॉब्लम, उनकी ज़रूरतों को समझने का एक तरीका है। और ख़ास करके जब भी कोई स्टेट डिपार्टमेंट गांव के लोगों के लिए कोई एक्सटेंशन स्कीम चलाना चाहता है या उनको किसी स्कीम को चलाना चाहता है, तो जनरली कहते हैं कि उस एक्सटेंशन अधिकारी को, सरकारी अधिकारी को पहले पीआरए कर लेना चाहिए। पीआरए क्या है? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। रूरल यानी गांव का, अप्रेजल यानी उनका इवेलुएट करना पार्टिसिपेटरी मोड में। गांव के ही किसानों को ले करके ये एक्सटेंशन ऑफिसर या स्कीम चलाने वाला ऑफिसर उनको पहले ना उनके गांव के जो रिसोर्सेस हैं, तालाब कितना है, स्कूल कितना है, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल कितने हैं, उस चीज़ को वो ना नोट डाउन करता है रिसोर्सेस को। और कैसे करता है? उन सब को बुला के उनके सामने में ऐसे गांव का नक्शा बनाता है रंगोली से, और फिर वहाँ दिखाता है कि यहाँ पे ये स्कूल है। ऐसा वो ये किसान क्यों बैठे हैं वहाँ पे? ताकि ट्रूथनिंग करे, सत्यापन करे। हाँ मतलब इसने कह दिया 5 स्कूल है, वो नहीं हमारे गांव में 2 ही स्कूल है, वो बताते हैं असली चीज़ें। और इनसे उनका लगाव बनता है। फिर वो कहता है यहाँ पे एक और स्कूल बनवा दे तो कैसे रहेगा, यहाँ पे एक और तालाब बनवा दे जिससे बाकी लोग इरिगेशन कर सकें तो कैसा रहेगा, यहाँ पे जो पानी बह रहा है नदी का, इसमें डैम बनवा दे तो कैसा रहेगा। तब किसानों को ठीक लगता है और वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि किसानों को क्या चाहिए, इस मैप में आप बताओगे ना और कहोगे कि आपके यहाँ तालाब एक ही है, तो ऐसा करते हैं जो बांध से पानी, नदी से पानी आ रहा है उसको बांध बनवा देते हैं, आपके लिए अच्छा होगा, तो ये उनको पसंद आता है। ये पहला तरीका होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, किसानों की उनकी ज़रूरत को समझना और उनको सॉल्व करने की दिशा में। चलिए आगे समझते हैं। डिस्कस द वेरियस पैरामीटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। जो हम इरिगेशन वाटर डालते हैं ना, उस इरिगेशन वाटर की एक मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे हम पीने के लिए मिनिमम क्वालिटी आप वाटर चाहते हैं ना, ऐसी इरिगेशन के वाटर हैं उसकी भी मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए। और यदि किसी पानी में जो इरिगेशन कर रहे हैं उनमें साल्ट हो सकता है तो वो पानी साल्टी हो सकते हैं। इरिगेशन वाटर की क्वालिटी के आधार पे 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं: सलाइन वाटर, सोडिक वाटर और एसिडिक वाटर। सलाइन वाटर में साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है एक लिमिट से। इसका वाटर में साल्ट को मेजर करने का पैरामीटर होता है, मेन पैरामीटर होता है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी EC। मोर देन 1.5 डेसीसाइमन पर मीटर से ज़्यादा का यदि EC आया पानी में तो वो एग्रीकल्चर के एंगल से भी अनफिट है। और 4 से ज़्यादा आता है तब तो कंप्लीट जो है वो सलाइन वाटर होता है। ऐसा ही सोडिक वाटर की पहचान एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट कैलकुलेट करके या सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो पैरामीटर कैलकुलेट करके किया जाता है। यदि सार का वैल्यू मोर देन 13 आया तो वो पानी क्या है, वो पानी या वो मिट्टी सोडिक वाटर है। ऐसा ही pH चेक करके मिट्टी और पानी दोनों का हम एसिडिटी चेक कर लेते हैं। यदि पानी एसिडिक है तो आप उसे स्प्रिंकलर नहीं कर सकते। स्प्रिंकलर करेंगे
तो जो जैसे चाय की है पत्ती में आपने स्प्रिंकलिंग कर दिया एसिडिक पानी से, तो प्रॉब्लम क्या आ सकता है, उस पर पत्तियाँ जल जाएं। साल्टी वाटर से करेंगे तो पर भी साल्ट डिपॉजिट हो जाएगा और वहाँ को ब्लॉक कर देगा ड्रिप और स्प्रिंकलर के पाइप को। तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। एरिगेशन शेड्यूलिंग क्या है उसके बारे में लिखिए, खास करके पल्स कल्टीवेशन में, एरिड और सेमी एरिड रीजन में। तो एरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग द क्या क्या डिसाइड करना, डिसाइडिंग द अमाउंट एंड टाइम ऑफ एरिगेशन, कब पानी डालें और कितना पानी डालें खेत में, ये डिसाइड करना एरिगेशन शेड्यूलिंग होता है। इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, पैरामीटर हैं, जैसे क्रॉप के ग्रोथ स्टेज को देख करके कौन कौन से ग्रोथ स्टेज क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज हैं। राइस में बूटिंग, मिल्किंग, पेनिकल इनिशिएशन, और आप इस पे गेहूं में देखोगे तो क्राउन रूट इनिशिएशन, मिल्किंग, डब उसमें जब मिल्किंग आता है, फिर फ्लावरिंग आता है। ऐसा ही मेज में फ्लावरिंग का, टेसलिंग का। तो अलग अलग ग्रोथ स्टेज हैं, उसको देख करके हम लोग एरिगेशन कब देना है वो जानते हैं। ये पूरा चार्ट होता है क्रॉप ग्रोथ स्टेज का। इसके अतिरिक्त टेंसियोमीटर जैसे टूल का उपयोग किया जाता है। IWCP रेशियो का उपयोग करके भी एरिगेशन शेड्यूलिंग किया जाता है। एरिगेशन वाटर एंड क्यूमुलेटिव पान इवेपोरेशन के रेशियो को भी यूज करके एरिगेशन शेड्यूल किया जाता है। अब बात आता है जो एरिड और सेमी एरिड रीजन, जैसे जो उधर का एरिया है हैदराबाद का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, इधर पे जो पल्स क्रॉप लगते हैं जैसे पिजन पी है, बंगाल ग्राम है, खास करके पिजन पी, अरहर, उनमें एरिगेशन शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। तो पिजन पी में जो उसका फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग और पॉड डेवलपमेंट का टाइम पीरियड, ये राइट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज होता है जहां पे एरिगेशन दिया जाता है। इनमें 25% डिप्लीशन होता है, नॉट 25%, सॉरी 75% डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सोल मॉइस्चर होता है, तब कहीं जाके हम पल्स क्रॉप में एरिगेशन करते हैं। 50 to 75% डासम पर। तो उनके क्राइटेरिया हैं, ठीक है, ये पॉइंट आएगा। अगला है डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, टिकाऊ खेती, जहां पे हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि एग्रीकल्चर ऐसा हो जिसकी फर्टिलिटी खराब ना हो, बल्कि उसकी न्यूट्रिएंट सप्लाई कैपेसिटी, जिसे सोइल फर्टिलिटी कहते हैं, वो बरकरार रहे। वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, जीरो टिलेज करके हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव करते हैं। उस जगह में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा तरीका जिसमें किसी फसल में आप यदि न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र का ही उपयोग ना करें। इसके साथ साथ में जो ऑर्गेनिक मैन्योर हैं, फार्म वेस्ट हैं, ग्रीन मैन्योरिंग है, बायो फर्टिलाइज़र है, क्रॉप रेसिड्यू है, लेग्यूम प्लांट का उपयोग है और म्यूनिसिपल कंपोस्ट है, इन सारे कंपोनेंट का भी उपयोग करके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। अब इन सब करोगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा, जो केमिकल, अकेले केमिकल डालने से जो मिट्टी की फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही थी वो नहीं होगा और आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव करने में मदद मिलेगा। यहाँ पे कई तरह के बायो फर्टिलाइज़र का टाइप पूछा गया है। आप जानते हैं बायो फर्टिलाइज़र नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइज़र के जस्ट अपोजिट टाइप के होते हैं। फर्टिलाइज़र तो वो केमिकल चीज़ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जिनको डालने से खेत में वो न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। लेकिन बायो फर्टिलाइज़र ऐसे नहीं है। बायो फर्टिलाइज़र एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे तैयार किया जाता है माइक्रोब को डाल के, फंजाई बैक्टीरिया को डाल के, खास करके बैक्टीरिया को,
और ये जो पैकेट है इसके अंदर बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया होगा। यदि ये फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता तो इससे हम इसके अंदर पीएसबी होता तो इसे पीएसबी बायोफर्टिलाइजर कहते। और इस बैक्टीरिया को जब हम खेत में डालते हैं तो ये न्यूट्रिएंट रिलीज नहीं करते, बल्कि ये क्या मदद करते हैं, या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेंगे, या जो घुला हुआ फास्फोरस है मिट्टी में, जो ना घुलने वाला फास्फोरस है मिट्टी में, उसको सॉल्युबलाइज करने में मदद करते हैं, या प्लांट द्वारा जो फास्फोरस एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से बायोफर्टिलाइजर होते हैं। अब बायोफर्टिलाइजर नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर होते हैं जैसे राइजोबियम, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर होते हैं जैसे पीएसबी, एजोटोबैक्टर बायोफर्टिलाइजर होता है। इसके अतिरिक्त एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे बायोफर्टिलाइजर भी होते हैं, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पूरे पेपर का वो है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन इंडिया और राइट द रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। देखो, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर सरकारी डेफिनेशन के आधार पे वो किसान होते हैं जिनका जमीन 0 से 2 हेक्टेयर के बीच पे होती है। ऐसे किसान 85% भारत के 85% फार्मर इसी दायरे में आते हैं, मतलब लगभग बड़े किसान। तो सरकार ने कई तरह के क्रॉप इंश्योरेंस इसके लिए लाया गया। अब क्रॉप इंश्योरेंस क्या कहते हैं? सिंपल ऐसा टेक्निक है बीमा योजना जिसमें जब किसान के पास फसल लगाते हैं जो उनके पास अच्छा उत्पादन होते रहता है तो थोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी को वो प्रीमियम के रूप में जमा करें, और जब भी उनका क्लाइमेट ख़राब होने से, वेदर ख़राब होने से उनकी फसल नुकसान हो गया या कुछ प्रॉब्लम आया तो इंश्योरेंस कंपनी उनको बड़ा सा एक राशि वापस देगा जिससे कि उनकी क्षतिपूर्ति हो सके, उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। यही क्रॉप इंश्योरेंस है। तो काफ़ी पहले से नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के कई स्कीम हैं। आज जो सफलपूर्वक चल रहा है और मेन है वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये अम्ब्रेला स्कीम है, पुराने सारे स्कीम को इसी के अंदर मिला करके रख दिया गया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रहा है। काफ़ी किसान जुड़े हैं और जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी AIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और अलग अलग बैंक के उनके इंश्योरेंस कंपनी, महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी, सबको आज दे दिया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत में किसानों को वो इंश्योर करवाएं और उनको होने वाले समस्याओं से बचाएं। और इसके एस्पेक्ट ऑफ विन विन सिचुएशन वाली बात है। अब किसान भी धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं क्योंकि किसानों में भी पहले की तुलना में काफ़ी समृद्धि है। तो उम्मीद है ये पेपर 1 IAS एग्ज़ाम 2022 के जो पेपर 1 का जो हमने क्वाड किया वो आपको पसंद आया होगा। यदि इसी तरह से डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए एग्रीमली जो YouTube है उससे, और क्लास चाहते हैं यदि पेपर ऑप्शनल पे तो भी आप जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।